ओके, दिस इज अ पार्ट 2 ऑफ चैप्टर एंजाइम। अब हम एक्टिवेशन एनर्जी हमने डिस्कस कर ली है और उम्मीद है कि क्लियर हो चुका होगा। अच्छा जी, अ, उसके बाद जो हमने नेक्स्ट टॉपिक करना है दैट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंजाइम, कि अगर एक एंजाइम है तो उसके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। ये बेसिकली एमसीक्यूज में इस तरीके से पूछा जाता है कि जैसे मैंने आप लोगों को पिछली उसमें बताया था कि एंजाइम्स बेसिकली किससे मिलके बना है, प्रोटीन से मिलके बना है। कौन सी प्रोटीन से मिलके बना है? फाइब्रस प्रोटीन से मिलके बना है। ठीक है जी। तो सबसे पहले हमें पता ये होना चाहिए कि एंजाइम्स हमारी पूरी बॉडी में बन रहा है। कुछ एंजाइम्स सेल के जिस सेल में बनते हैं उसी सेल के अंदर काम करते हैं, उसे हम कहते हैं एंडो एंजाइम। कुछ ऐसे एंजाइम्स होते हैं जो बनते तो सेल के अंदर हैं, लेकिन अपना फंक्शन जो परफॉर्म करते हैं वो सेल के बाहर जाके करते हैं, उसे हम कहते हैं एक्सो एंजाइम, जैसे कि इसके नाम से इंडिकेट हुआ है। तो बन कहाँ रहे होते हैं, इसका मतलब है एंजाइम्स जो हैं वो सेल के अंदर जो प्रोटोप्लाज्म होता है, प्रोटोप्लाज्म मैं आपको बता चुकी हूँ, न्यूक्लियोप्लाज्म प्लस साइटोप्लाज्म इज कॉल्ड प्रोटोप्लाज्म। बेसिकली प्रोटोप्लाज्म में बन रहा होता है और ये सेल अपना खुद सिंथेसाइज करता है। तो जब हम नेचर की बात करते हैं तो एंजाइम्स डेफिनेटली प्रोटीनिशियस इन नेचर है। ये एक टाइप का मॉलिक्यूल है जिसका साइज थोड़ा सा बड़ा होता है, जिसकी वजह से हम इसे कहते हैं मैक्रो मॉलिक्यूल, और इसका जो साइज बड़ा है तो मॉलिक्यूलर वेट भी ज्यादा होता है। अच्छा, जरूरी नहीं है कि एक जो पूरा एंजाइम है वो पूरा प्रोटीन का ही बना हो, उसके अंदर कुछ नॉन प्रोटीन पार्ट भी मौजूद होता है। ठीक है, तो जो सिर्फ और सिर्फ पूरे प्रोटीन के होते हैं उनमें से एग्जांपल है हमारे पास एमाइलेज की और पेप्सिन की। ये दोनों जो है वो आपके स्टमक में रिलीज होते हैं, जो हम आगे भी डिस्कस करेंगे कि इनकी क्या पीएच होती है और ये किस मैक्सिमम अपने जो है वो उस पे काम करते हैं, अपने एनवायरनमेंट में काम करते हैं। एंजाइम्स के बहुत ज्यादा नखरे होते हैं, उसको पर्टिकुलर पीएच चाहिए, उसको पर्टिकुलर टेम्परेचर चाहिए, उसको एनवायरनमेंट प्रॉपर मिलना चाहिए, तो उसको वाटर चाहिए। तो बेसिकली एंजाइम्स जो है वो अगर उसको उसका मतलूबा एनवायरनमेंट नहीं मिलेगा तो वो या तो अपनी एक्टिविटी मिनिमम कर देगा, या तो डीनेचर्ड हो जाएगा, या फिर डिस्ट्रॉय भी कर अपने आप को कर सकता है खुद ही। तो जो प्रोटीन मैंने आपको बोला, एंजाइम्स एक ऐसा माइक्रोमोलिक्यूल है जिसमें जो कभी कभी ऐसे होते हैं एंजाइम्स भी होते हैं जो पूरे प्रोटीन के बने होते हैं, कुछ कुछ ऐसे एंजाइम्स भी होते हैं जो कि प्रोटीन के होते हैं और उनके साथ नॉन प्रोटीन भी पार्ट होता है। तो जो नॉन प्रोटीन पार्ट होता है एंजाइम का उसे हम कहते हैं प्रोस्थेटिक ग्रुप। ठीक है जी, ये चीज मेमोराइज रखने वाली आपको पता होनी चाहिए। अच्छा जी, अब जब हम बात करते हैं कि अगर एक आपको पता है ना, प्रोटीन की वो नेचर होती है कि जो एसिडिक मीडियम में भी काम कर लेता है, बेसिक मीडियम में भी काम कर लेता है, और द इजली सोल्यूबल इन वाटर। तो ये एसिडिक में भी रिएक्ट कर लेते हैं एनवायरनमेंट में, ये बेसिक मॉलिक्यूल के साथ भी रिएक्ट कर लेते हैं, सब्सटेंसेस के साथ भी रिएक्ट कर लेते हैं, तो दोनों के साथ ये रिएक्ट कर सकते हैं। ठीक है, डिपेंड अपॉन द एनवायरनमेंट, कि एनवायरनमेंट कैसा है, उस एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग और एंजाइम्स की नेचर कैसी है उसके अकॉर्डिंग ये दोनों के साथ रिएक्ट कर सकता है। एसिड में भी एसिडिक के तौर पे भी एक्ट करता है और ये बेसिक के तौर पे भी एक्ट करता है। तो अच्छा, एंजाइम्स के मैंने आपको जो बताया बड़े नखरे होते हैं, तो अपनी एक इनकी नेचर बड़ी स्पेसिफिक होती है, और ये जो जिस पर्टिकुलर नेचर में काम करते हैं वो होता है एंजाइम्स एक्शन। तो उनका एक्शन के लिए उनको एक पर्टिकुलर चीजें चाहिए, पीएच, टेम्परेचर वगैरह। ये जो एंजाइम्स होते हैं मैंने जो आपको पिछली स्लाइड में बताया था, दिखाया भी था, एंजाइम्स का जो स्ट्रक्चर मैंने आपको दिखाया, तो एंजाइम्स का स्ट्रक्चर बेसिकली सबस्ट्रेट के स्ट्रक्चर से खासतन बड़ा होता है, और उसके ऊपर एक पर्टिकुलर साइट होती है जिसपे वो एक एंजाइम अटैच होता है, उसे हम कहते हैं एक्टिव साइट, जो कि हमने पढ़ा था। अच्छा, मैंने फिर आपको ये बताया था कुछ एंजाइम्स होते हैं जो एक्टिवेट करते हैं किसी भी रिएक्शन को। उस एक्टिवेशन के लिए वो क्या करता है, वो एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन को डिक्रीज कर देता है, जो मैंने लास्ट स्लाइड में बताया था आपको। और अगर किसी एंजाइम्स ने किसी रिएक्शन को इनहिबिट करना है तो उस वक्त
वो जो एंजाइम है वो क्या करेगा, एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन को इंक्रीज कर देगा, ड्यूरेशन बढ़ा देगा। तो कुछ एंजाइम्स हैं, वो कौन से एंजाइम है जो एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन को डिक्रीज करते हैं, आप इस तरह से बोल सकते हैं। और एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन को डिक्रीज करने का मतलब ये है एंजाइमिक वो रिएक्शन को एक्सेलरेट कर रहे हैं, ठीक है। तो वो जो हमारे पास कुछ जो एक्टिवेट करते हैं उसे हम कहते हैं एक्टिवेटर्स, और जो उस रिएक्शन को डिक्रीज करते हैं उसको कहते हैं इनहिबिटर्स। देखिए, रिएक्शन इंक्रीज और डिक्रीज होने का मतलब ये है कि एंजाइम्स अपनी एक्टिविटी को इंक्रीज करे या एंजाइम्स अपनी एक्टिविटी को डिक्रीज करे, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर एक एंजाइम चाहता है कि रिएक्टेंट प्रोडक्ट में देर से कन्वर्ट हो, तो वो क्या करेगा, उसकी एक्टिवेशन एनर्जी को इंक्रीज कर देगा और अपनी एंजाइमेटिक एक्टिविटी को डिक्रीज कर देगा। समझ आ रही है ये दोनों चीजें। अगर एक एंजाइम, दोबारा से आप लोग ये बात सुन लें, देखिए रिकॉर्डेड लेक्चर, इसका यही फायदा है कि आपको जितनी बार लाइन सुननी है आप उसको बैक कर करके आप लोग सुन सकते हैं। मैंने कहने का मतलब ये है कि अगर एक एंजाइम ने अपने एक्टिविटी को बढ़ाना है तो वो उस रिएक्शन को क्या कर देगा, उस रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी को कर देगा डिक्रीज। और अगर एक एंजाइम ने अपने रिएक्शन को, अपने थ्रू किसी रिएक्शन को कम करना है, तो वो अपनी उस वक्त की एक्टिवेशन एनर्जी को बढ़ा देता है, जो कि हमने लास्ट में खासतन सही से डिस्कस की थी। एंजाइम्स की एक्टिविटीज जो हैं वो कुछ आइंस और कुछ सॉल्ट्स भी बढ़ा सकते हैं। जैसे इसका मतलब ये होता है कि नॉर्मली मैं फंक्शन अच्छा परफॉर्म करूं, लेकिन मुझे अगर मेरा फेवरेट खाना मिलेगा या फेवरेट इन्वायरमेंट मिलेगा, तो मैं हो सकता है अपनी, अगर मैंने 1 घंटा पढ़ाना है तो मैंने अच्छा खा पी लिया है तो मैं 2-3 घंटे पढ़ा दूंगी। वही बात है कि मेरी एक्टिविटी बढ़ गई। आपकी भी इस तरह होता है, जिस दिन आप खुश होते हैं उस दिन आपकी एक्टिविटीज बढ़ भी जाती हैं, ठीक है। जिस दिन आप सैड होते हैं उस दिन आपकी डेली रूटीन कम भी हो जाती है। तो एंजाइम्स की एक्टिविटी को कौन से आयंस और सॉल्ट से वो अपनी एक्टिविटी बढ़ाता है, जिसमें हमारे पास आता है मैंगनीज, निकल, मैग्नीज और क्लोरीन। ये आपकी बुक के अंदर, टेक्स्ट बुक में खासतन इसकी एग्जांपल्स बताई हुई हैं। उसके अलावा आपको ये बात मैंने भी बताई थी कि एंजाइम्स अपनी एक्टिविटीज बहुत सारी चीजों से कम भी हो जाती है। जैसे ये कि एक एंजाइम है और 100 सबस्ट्रेट हैं, तो एंजाइम्स क्या करेगा, चलो बच्चों बंद कर दो, अब जो है ना बहुत सारे सबस्ट्रेट तो बहुत सारे होते हैं, मैं एंजाइम अपना काम करना ही छोड़ देता हूँ। वही बात आती है ना, हमारी भी सर पे अगर ज्यादा ड्यूटीज पड़ती हैं तो हम क्या करते हैं, हम बोलते हैं भाई रहने दो, हम हमसे नहीं हो रहा, हम बिल्कुल ही शट ऑफ कर देते हैं, शट डाउन कर देते हैं अपना काम। तो अगर सबस्ट्रेट बहुत ज्यादा होते हैं, इतने ज्यादा कि जितने एंजाइम भी नहीं है, तो एंजाइम्स की एक्टिविटी इनहिबिट हो जाती है, ठीक है जी। उसके अलावा अगर एंजाइम्स की बहुत ज्यादा कंसंट्रेशन है, एंजाइम्स बहुत ज्यादा है और सबस्ट्रेट बहुत कम है, ठीक है, तब भी ऐसा होता है कि वो एक्टिविटी में फर्क आ ही जाता है। और पीएच, अगर एक एंजाइम है वो एसिडिक पीएच पे ही काम करता है, यानी कि यानी कि सबस्ट्रेट को एक्टिवेशन साइट पे अटैच करता है, तो वो पीएच का, अपना पीएच बड़े सेंसिटिव होते हैं, तो वो अपने पर्टिकुलर पीएच पे ही काम करते हैं, उसके बगैर जो है ये अपना कोई भी काम नहीं करेंगे। चाहे केमिकल रिएक्शन, यानी कि एक अगर केमिकल रिएक्शन रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, उसको, उस रिएक्शन को अनचेंज किए बगैर एंजाइम जो है वो उसके ऊपर एक्ट करेगा, अपना काम करेगा और रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करेगा। सिंपली एक्टिवेशन साइट पे कंबाइन होगा और देन अब सबस्ट्रेट जो है एक्टिवेशन साइट पे अटैच होने के बाद अब वो सबस्ट्रेट नहीं रहा, अब वो बल्कि प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है जी। तो ये हमारे पास थे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंजाइम, ठीक है जी। सो अभी तो खैर हमने इतने इसमें डिस्कस नहीं किया, कि हमने सिर्फ अभी अभी पे जो हमने एंजाइम के कैरेक्टरिस्टिक्स में एक प्रोस्थेटिक ग्रुप पढ़ा है, ठीक है, नॉन प्रोटीन पार्ट ऑफ एंजाइम दिस कॉल्ड प्रोस्थेटिक ग्रुप। और भी टर्मिनोलॉजीज हैं, वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट जो है आगे आगे पढ़ेंगे। ओके, अब हम बात कर लेते हैं मोड ऑफ एक्शन ऑफ एंजाइम। एंजाइम्स का बेसिकली जो स्ट्रक्चर है वो एक 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर आपको दिखता है।
और जैसे हमने पहले बात की थी कि एक एंजाइम आप देख रहे हैं कि एंजाइम के ऊपर खासतन एक एक्टिव साइट मौजूद है जिसमें सबस्ट्रेट आके अटैच होता है, देन वो बन जाता है एक मिड का कॉम्प्लेक्स जिसे हम कहते हैं एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। अब वो जैसे ही प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा तो वो एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स है, यानी कि अभी तक वो एक्टिव साइट से अटैच ही है। देन अब वो कन्वर्ट होगा प्रोडक्ट के अंदर। अब उसने एक्टिवेशन साइट को छोड़ दिया। अब जब एक्टिवेशन साइट खाली हो जाएगी फिर दूसरा जो है सबस्ट्रेट आके अटैच होगा एंड देन वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा। तो इसलिए कहते हैं कि अगर सबस्ट्रेट बहुत ज्यादा हो जाए और एंजाइम कम है तो एंजाइम जो है ये एक्टिव साइट को भर देता है और उसको, यानी कि सबस्ट्रेट उस पे अटैच ही है, तो जब वो प्रोडक्ट में ही कन्वर्ट नहीं होगा, इसका प्रोडक्ट में ही कन्वर्ट नहीं होगा तो दूसरा सबस्ट्रेट कैसे आके इस एक्टिव साइट पे अटैच होगा। इसका मतलब ये है कि आपने आप 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 स्टॉप पे वेट करें, एक बस आई, बस भरी हुई है, उसमें से कोई उतरेगा तो आप चढ़ेंगे ना। अब बस वाले ने क्या किया, उसको उतारा ही नहीं किसी को, क्योंकि वो किसी को चढ़ाना ही नहीं चाह रहा था क्योंकि उसमें और स्पेस नहीं है। तो इसकी मिसाल ऐसी है। तो अगर रिएक्शन के थ्रू देखें, enzymes plus substrate, enzyme substrate complex, then enzyme product complex, then enzyme plus product complex। अच्छा जी, एंजाइम्स की यही एक्शन को करने के लिए हमारे पास दो साइंटिस्ट हैं जो कि इस रिएक्शन को, इस एंजाइम की एक्टिविटी को एक्सप्लेन करने की जिन्होंने कोशिश की थी, जिसमें सबसे पहले हमारे पास जो था वो हमारे पास था लॉक एंड की थ्योरी। ठीक है जी, लॉक एंड की थ्योरी फिशर ने एक्सप्लेन की थी और उसको फर्दर इम्प्रूव पॉल फिल्डर ने किया था और वुड ने किया था। इसने बोला कि एंजाइम्स जो हैं वो अपने आप, जैसे एक लॉक के अंदर आप जब तक की ना डालें तो वो लॉक ओपन नहीं होता, बिल्कुल उसी तरीके से, जैसे अगर मैं स्ट्रक्चर अगर आप लोगों को दिखाऊं तो इसका स्ट्रक्चर खासतन जो है वो यही है। ठीक है, मैं आपको इसमें से बताती हूँ। देखिए, ये जो एक एंजाइम की एक्टिविटी बताई हुई है ना, मोड ऑफ एक्शन, ये बताई हुई है किसके अकॉर्डिंग? ये बताई हुई है लॉक एंड की थ्योरी के अकॉर्डिंग। लॉक एंड की थ्योरी को का मतलब ये, लॉक एंड की थ्योरी से के अकॉर्डिंग साइंटिस्ट ने बोला कि जैसे जब हम एक की जो है वो एक लॉक में डालते हैं और उस की क्योंकि शेप होती है तो वही वो लॉक खोल सकता है, बिल्कुल उसी तरीके से अगर हमारे पास 4-5 सबस्ट्रेट होंगे और उसकी अगर हम एक्टिव साइट सेम होगी तो जिस सबस्ट्रेट की शेप एक्टिव साइट से मैच हो रही होगी वो सबस्ट्रेट उस एक्टिव साइट पे आके अटैच हो जाएगा, देन वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर सकेगा। यानी कहने का मतलब ये है कि जो सबस्ट्रेट है उसकी एक पर्टिकुलर शेप है, एंजाइम से उसकी पर्टिकुलर शेप है, तो पर्टिकुलर शेप वाला सबस्ट्रेट पर्टिकुलर एंजाइम पे अटैच होके देन उसको कन्वर्ट करेगा। ये है लॉक एंड की थ्योरी। अच्छा, पेपर में इस तरीके से आ सकता है कि अकॉर्डिंग टू लॉक एंड की थ्योरी विच ऑफ द फॉलोइंग मॉडल इज करेक्ट। बहुत सारे मॉडल हैं जिसमें से किसी की शेप अलग, किसी का एंजाइम अलग, किसी की शेप सेम और एंजाइम सेम, तो आप वो करेक्ट करेंगे जिसकी शेप, सबस्ट्रेट की शेप और एक्टिव साइट की शेप सेम होगी। ठीक है, तो ये हमारे पास है लॉक एंड की थ्योरी। बट ये जो लॉक एंड की थ्योरी है ये फर्दर इतना ज्यादा प्रोमोटेड ऑल अराउंड द वर्ल्ड नहीं हुआ। फिर एक नेक्स्ट साइंटिस्ट थे जो हमारे पास थे, कॉशलैंड। उन्होंने प्रपोज किया एक मॉडल जिसने बोला इंड्यूस फिट मॉडल। इन्होंने बोला कि एंजाइम्स सबस्ट्रेट, अच्छा ये वो मॉडल है सबसे पहले याद रखना जो वाइडली एक्सेप्टेड है, जो कि अभी तक जो है वो वो इसको एक्सेप्ट किया जा रहा है वर्ल्ड वाइड। ठीक है जी, सो वर्ल्ड, अच्छा जैसे लॉक एंड क्यू थ्योरी वाज प्रपोज्ड बाय डिफरेंट डिफरेंट नाम आते हैं भाई। कॉशलैंड ने प्रपोज किया, फिशर ने प्रपोज किया, रुडोल्फ विर्को ने प्रपोज किया, किसने प्रपोज किया? तो उसका आंसर क्या था भाई? लॉक एंड क्यू थ्योरी फिशर ने प्रपोज किया था। तो आपको साइंटिस्ट का पता होना चाहिए। इंड्यूस्ड फिट मॉडल किसने प्रपोज किया भाई? कॉशलैंड ने या फिशर ने? तो कॉशलैंड का आपको पता लाजमी होना चाहिए, एमसीक्यूज लेवल पे आ सकता है। अब हम जरा अगर बात करते हैं कि इंड्यूस फिट मॉडल की। इंड्यूस फिट मॉडल बोलता है भाई चाहे एंजाइम के एक्टिव साइट की कोई भी शेप हो, चाहे सबस्ट्रेट की कोई भी शेप हो, जैसे आपको दिख रही है डायग्राम में ना, इन दोनों की शेप आपस में मिल नहीं रही है, लेकिन सबस्ट्रेट आके एक्टिव साइट पे अटैच हो जाता है। जब ये सबस्ट्रेट एक्टिव साइट पे आके अटैच हो जाता है तो उस
उसके बाद ये जो सबस्ट्रेट है वो एंजाइम्स के स्ट्रक्चर में खुद ब खुद चेंजेस कर देता है। ठीक है, तो इसका कहने का मतलब ये हुआ कि शेप भले डिफरेंट हो, लेकिन जैसे ही ये कैटालिटिक साइड पे सबस्ट्रेट आके अटैच हो जाता है तो एंजाइम जो है वो अब उसी शेप में आ जाता है। तो आप देख लें फर्स्ट और सेकंड स्टेप में एंजाइम की वही शेप आ रही है, थर्ड में जैसे ही वो कंबाइन हो चुका है, जैसे ही उसने एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनाया है तो एंजाइम ने सबस्ट्रेट जैसी शक्ल बना ली है। तो ये जो एक्सेप्टेड, ये वाइडली एक्सेप्टेड है। देखिए ये मैं, अगर आप कोई मुझसे पूछे कि इन दोनों में से कौन सा आप मानती हैं, तो मैं यही बोलूंगी इंड्यूस्ड मॉडल। क्यों? क्योंकि सबस्ट्रेट इतनी शेप के होते हैं एंजाइम्स, बहुत ऐसा नामुमकिन सा ही है कि एंजाइम्स जो हैं वो उन्हीं शेप के हों, क्योंकि लॉक एंड की थ्योरी ने यही बोला था ना कि एंजाइम की शेप और सबस्ट्रेट की शेप मिलती है। तो इतने तो सबस्ट्रेट ही इतने ज्यादा है हमारे पास, तो भाई बहुत सारे सबस्ट्रेट है ना, हम जो भी जिधर जिधर एक्टिविटी हो रही है, जिस जो कोई अभी हम फूड ऑक्सीडाइज कर रहे हैं, कोई भी हम डिफरेंट टाइप के इनटेक कर रहे हैं, उन सब ने प्रोडक्ट में कन्वर्ट होना है। तो इन तमाम चीजों में अगर आप ये समझते हैं कि सबस्ट्रेट जैसी एंजाइम की शेप होगी तो ये थोड़ा सा इनकरेक्ट होगा। तो जो इंड्यूस्ड, अच्छा इंड्यूस्ड मॉडल है ये वाइडली एक्सेप्टेड है, किसी ने भी लॉक एंड क्यू थ्योरी को ये नहीं बोला कि ये रॉन्ग है, बट वाइडली एक्सेप्टेड जो मॉडल माना जाता है वो है हमारे पास इंड्यूस मॉडल ऑफ एंजाइम एक्शन। तो पेपर में ये सवाल आ सकता है कि आप एक ऐसा 3 डायमेंशनल कैविटी कौन सी होती है एंजाइम की जिसके पास एबिलिटी होती है कि सबस्ट्रेट जिस पे अटैच होता है, तो वो साइट एक्टिव साइट कहलाती है, बाइंडिंग साइट कहलाती है, कैटालिटिक साइट कहलाती है, या एलोस्टेरिक साइट कहलाती है? तो इसका आंसर है एक्टिव साइट। ठीक है जी, कैटालिटिक साइट, एक्टिव साइट, जब देखिए देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन एक्टिव साइट एंड कैटालिटिक साइट, मैं ये बताऊंगी। एक्टिव साइट बेसिकली जो है वो पूरी पूरे शेप कहलाती है, यानी कि आप अगर हम ऊपर से बात करें, ऊपर से नीचे तक की बात करें, जैसे आपको ये दिख रहा है कि एक्टिव साइट इंड्यूस टू फिट द सेपरेट, टू फिट द सबस्ट्रेट, ये पूरी एक्टिव साइड है। अच्छा, इसकी मिसाल ऐसी, अगर एक प्लेट है तो प्लेट के जो कोने हैं वो है एक्टिव साइड, और उसका जो मेन बीच का दरमियान वाला है वो है कैटालिटिक साइड। तो सबसे पहले सबस्ट्रेट तो एक्टिव साइड के साथ जाके अटैच होता है, तो इसका जो बेस्ट चॉइस क्वेश्चन आंसर होगा वो होगा एक्टिव साइड। ठीक है जी, उसके अलावा ये बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं कि विच स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट लॉक एंड की मॉडल, या विच स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट इंड्यूस्ड फिट मॉडल। तो आपको ये पता होना चाहिए कि लॉक एंड क्यू थ्योरी आपको ये बताता है कि स्पेसिफिक एंजाइम के लिए स्पेसिफिक सबस्ट्रेट है, एक्टिव साइट जो है वो एक नॉन फ्लेक्सिबल स्ट्रक्चर है, जबकि इंड्यूस्ड फिट बताता है कि एक्टिव साइट जो है वो फ्लेक्सिबल स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो एक्टिव साइट ये बताता है कि जो रिएक्शन है वो अपनी एक्टिव साइट को कभी भी चेंज नहीं करता ड्यूरिंग और आफ्टर द रिएक्शन, जबकि इंड्यूस फिट बोलता है कि अकॉर्डिंग टू द मैकेनिज्म ऑफ द रिएक्शन एक्टिव साइट विल बी चेंज। सही है जी। सो ये हमारे पास था, हमने जो इस पार्ट में जो कवरिंग की है आज वो हमने की है करेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंजाइम एंड मोड ऑफ एक्शन ऑफ एंजाइम।